हेलो क्लास। तो आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट उसके बारे में, हेल्थ केयर सर्विस के बारे में। ठीक है, तो हेल्थ केयर सर्विस क्या होता है? अरे हेल्थ केयर सर्विस का मतलब हो गया जो मेडिकल या फिर पब्लिक हेल्थ सर्विसेज रहती हैं, हेल्थ के लिए सर्विसेज होती हैं, जो क्या करती हैं हमारी हेल्थ को प्रमोट करने के लिए या फिर डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, और अर्ली डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट के लिए कह सकते हैं, और रिहेबिलिटेशन के लिए यूज की में लाई जाती है। ठीक है, तो मेनली इनका पर्पज़ क्या रहता है कि जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी में जो पीपल्स हैं उनकी फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग को बनाए रखना, जिससे क्या हो, जो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ हो उसको इम्प्रूव किया जा सके, और उस कम्युनिटी की जो मॉर्बिडिटी रेट है या फिर मॉर्टेलिटी रेट है वो उसको भी रिड्यूस किया जा सके। ठीक है, तो बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो हेल्थ केयर सर्विस में आते हैं, जैसे कि सबसे पहले इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन क्या होता है? मतलब जिसमें वैक्सीन्स होती हैं, वैक्सीन्स को किसी पर्सन के अंदर इंजेक्ट करके उसकी इम्यूनिटी को बूस्ट करना। ठीक है, जब उसकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी तो उसके अंदर डिजीज़ काज करने की प्रोबेबिलिटी भी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो वैक्सीन्स क्या करती हैं? वैक्सीन्स हमारे इम्यून सिस्टम को किसी पर्टिकुलर पैथोजेंस के अगेंस्ट वहाँ पे एंटीबॉडीज़ फार्मेशन के लिए एक्टिवेट करती हैं। ठीक है, जैसे कि मान लिया BCG का वैक्सीन दिया जाता है, तो BCG का वैक्सीन किसके लिए होता है? ट्यूबरकुलोसिस को प्रिवेंट करने के लिए। तो अगर किसी के BCG का वैक्सीन लगा दिया जाता है एट ए टाइम बर्थ के समय ही, तो उसके क्या होगा, फर्दर आगे चल के वहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस काज होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह जो बहुत सारे वैक्सीन्स होते हैं, जैसे MMR हो गया, हेपेटाइटिस B हो गया, पोलियो वैक्सीन हो गया, BCG का बताया। ठीक है, तो ये बहुत सारे वैक्सीन्स रहते हैं। तो मेनली क्या होता है, हमें बर्थ के टाइम या चाइल्ड पीरियड में वहाँ पे दिए जाते हैं, जिससे क्या हो, जो डिजीज़ होती हैं, डिजीज़ को हम प्रिवेंट कर सकें और वहाँ पे कम्युनिटी की इम्यूनिटी को हम डेवलप कर सकें, बढ़ा सकें। ठीक है, नेक्स्ट है अर्ली डायग्नोसिस। अर्ली डायग्नोसिस, अगर मान लिया कोई डिजीज़ वहाँ पे काज हो गई है, तो उसको बहुत ही पहली स्टेज में कह सकते हैं, इनिशियल स्टेज में ही उनको उसको क्या कर सकें, डायग्नोस कर सकें। अगर टाइम पे उसकी हम स्क्रीनिंग टेस्ट करवा के या फिर लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन करवा करके, चाहे जैसे, या फिर मेडिकल चेकअप करवा करके हम उस डिजीज़ को पहले ही कह सकते हैं, इनिशियल स्टेज में ही उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर अर्ली स्टेज में ही डायग्नोसिस हो गया, उससे क्या हो गया, उसका ट्रीटमेंट तुरंत शुरू हो जाएगा और वहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क कम हो जाएगा। इसके अलावा उसकी रिकवरी भी फास्ट हो जाएगी। ठीक है, मॉर्टेलिटी रेट भी उसकी रिड्यूस हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम मेडिकल ट्रीटमेंट की। तो मेडिकल ट्रीटमेंट में क्या रहता है, जो डिजीज़ है, डिजीज़ को कैसे डायग्नोस करेंगे, उसका मेडिकेशन कैसे करेंगे, थेरेपी कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये जितने भी मेडिकल प्रोसीजर्स रहते हैं उसके बारे में हम वहाँ करते हैं। तो मेनली इसका पर्पज़ क्या रहता है, तो ये डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए, या फिर जो सिम्टम्स वहाँ पे अपीयर हो रहे हैं उस सिम्टम्स को रिड्यूस करना। ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस को रिड्यूस करना, जिससे क्या होगा, जो पेशेंट होगा, पेशेंट को वहाँ पे नॉर्मल हेल्थ की ओर उसको कह सकते हैं वापस ले जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे क्रोनिक डिजीज़ के चांसेस ही बहुत रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, तो जो इफेक्टिव मेडिकल ट्रीटमेंट है वो क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स या मॉडर्न मेडिकल टेक्नोलॉजी हो गया, पेशेंट कॉम्प्लिकेशंस के लिए ज़रूरी रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया रिहेबिलिटेशन। तो रिहेबिलिटेशन मैंने पहले ही बताया है कि क्या होता है, जो डिजीज़ है, डिजीज़ हुई, काज हुई है, या फिर कोई इंजरी हुई है, कोई डिसेबिलिटी हुई है, उसके बाद जो पर्सन है वो मैक्सिमम फिजिकल, मेंटल और सोशल जो उसकी कैपेसिटी रहती है, ठीक, उसको फिर से रीगेन करना। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, रिहेबिलिटेशन कहते हैं। तो मेनली रिहेबिलिटेशन का पर्पज़ क्या रहता है, वहाँ पे सर्वाइवल के साथ साथ में वहाँ पे जो पर्सन है उसको इंडिपेंडेंट बनाना। ठीक है, और उसकी जो लाइफ है, प्रोडक्टिव लाइफ को कह सकते हैं वहाँ पे रहने योग्य बनाना। ठीक है, तो ये सारे फंक्शन इसके रहते हैं। अब इसमें बहुत सारे रिहेबिलिटेशन टाइप होते हैं। जैसे फिजिकल रिहेबिलिटेशन में क्या होता है, हमारी बॉडी के जो फंक्शंस होते हैं और उसकी कैपेसिटी जो रहती है, वर्क एफिशिएंसी कह सकते हैं जो रहती है, उसको इम्प्रूव किया जाता है। फिजियोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन में हम क्या करते हैं, उसकी मेंटली और जो उसकी कह सकते हैं मेंटली के साथ साथ में वहाँ पे सोशल हो गया,
ठीक है, उसकी एक्टिविटी को वहाँ पे इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, इसके अलावा वोकेशनल रिहेबिलिटेशन में उसको कैसे उसकी वर्किंग एफिशिएंसी को डेवलप करेंगे, वर्क करने की एबिलिटी को, उसके स्किल्स को कैसे डेवलप करेंगे, इसके बारे में बताते हैं। सोशल में बताया ही वहाँ पे जो सोशली एक्टिविटीज़ हैं उसमें इन्वॉल्व होना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं जो कि हेल्थ केयर सर्विस के पार्ट रहते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो हेल्थ केयर भी कह सकते हैं हमारी जो हेल्थ के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल वहाँ पे प्ले करता है, क्योंकि वहाँ पे इम्यूनाइजेशन से क्या होगी, डिजीज़ कहीं काज होगी, अर्ली स्टेज में ही प्रिवेंट कर सकते हैं उसको, अर्ली डायग्नोसिस करके वहाँ पे उसका क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं, जिससे वहाँ पे क्रोनिक कंडीशन डेवलप नहीं हुई। तो ये अलग अलग फैक्टर्स रहते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिजीज़ काज करने के लिए। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं इंडिकेटर्स ऑफ गुड हेल्थ। एक गुड हेल्थ के क्या क्या इंडिकेटर्स होते हैं, क्या क्या वहाँ पे संकेत वहाँ पे दिखाई देंगे। ठीक है, अ हेल्दी इंडिविजुअल जनरली हैज़, तो जो एक इंडिकेटर्स होते हैं गुड हेल्थ के, कह सकते हैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं, वो क्या हमारी जो फिजिकल, मेंटल और सोशल हेल्थ होती है उसको वहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं, उसको इंडिकेट करते हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा, वहाँ पे जो पर्सन है उसकी ओवरऑल हेल्थ को हम आइडेंटिफाई कर सकें, ओवरऑल हेल्थ को हम इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, अब जो एडल्ट पर्सन होता है, एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन है, उसका बॉडी टेम्परेचर कितना रहता है, 37 डिग्री सेल्सियस रहता है, या फिर कह सकते हैं 98.6 फ़ारेनहाइट रहता है। ठीक है, तो नॉर्मल टेम्परेचर क्या रहेगा, अगर किसी पर्सन का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है तो उसकी वजह से उसकी जो मेटाबॉलिज्म होगी वो भी नॉर्मल होगी। ठीक है, तो बॉडी की जो मेटाबॉलिज्म अच्छी होगी, उसका थर्मोरेगुलेशन अच्छा होगा, सही से वर्क कर रहा होगा, तो फीवर है या फिर जो डिजीज़ काज करने की प्रोबेबिलिटी होगी वो भी वहाँ पे रिड्यूस हो जाएगी। सेकंड है नॉर्मल पल्स रेट। तो एक हेल्दी पर्सन की जो नॉर्मल पल्स रेट होती है वो कितनी रहती है, 60 से 100 बीट्स पर मिनट रहती है अप्रॉक्स। ठीक है, तो नॉर्मल पल्स क्या होगा, नॉर्मल पल्स अगर किसी पर्सन की नॉर्मल पल्स रहेगी तो इससे पता लगता है जो उसका हार्ट है वो सही से वर्क कर रहा है। ठीक है, वो सही से ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है वहाँ पे, तो उसका जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है हेल्दी है। ठीक है, तो पल्स रेट से हम ये पता लगा सकते हैं। अगर किसी का नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर से क्या होगा, वहाँ पे जो उसके हार्ट, ब्रेन, किडनी, आर्गन, जितने भी आर्गन्स रहते हैं जहाँ पे प्रॉपर ब्लड की सप्लाई हो रही है। ठीक है, अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, बहुत कम हो जाता है तो क्या होगा, तो फिर वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो जाता है। अगर बात की जाए ब्लड प्रेशर की, तो एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन का ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120/80 mmHg। ठीक है, तो 120 क्या है, 120 सिस्टोलिक प्रेशर है, 80 क्या है, डायस्टोलिक प्रेशर रहता है। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट हम बात करते हैं हेल्दी स्किन एंड हेयर्स। तो अगर किसी पर्सन के हेल्दी स्किन है या हेयर्स हैं, ठीक है, तो उससे क्या पता चलता है वहाँ पे कि जो स्किन है हेयर्स की, वो उसको अच्छा न्यूट्रिशन मिल रहा है, ओवरऑल उसकी हेल्थ अच्छी है। ठीक है, तो वहाँ पे जब पर्सन की क्या कहें, जो हेल्दी पर्सन होगा उसकी स्किन कैसी होगी, क्लीन होगी, स्मूथ रहेगी, हाइड्रेटेड रहेगी, और वहाँ पे इन्फेक्शन फ्री रहती है। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी, जिससे क्या होगा, उसके जो हेयर्स होंगे स्ट्रांग होंगे, शाइनिंग, वहाँ पेरेंट्स वहाँ पे होंगे, और ग्रोथ भी उनकी नॉर्मल रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट है गुड एपेटाइट। तो गुड एपेटाइट का मतलब क्या है, एपेटाइट का मतलब क्या होता है वहाँ पे कि जो पर्सन है उसका डाइजेस्टिव सिस्टम और उसकी जो मेटाबॉलिज्म है वो प्रॉपरली वहाँ पे फंक्शन कर रही है। ठीक है, वहाँ पे अच्छे से वो फंक्शन कर रही है। ठीक है, वहाँ पे कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है। तो अगर किसी पर्सन की एपेटाइट वहाँ पे नॉर्मल है तो वो बैलेंस डाइट कह सकते हैं एक उचित मात्रा में ले सकता है। ठीक है, और वहाँ पे सारी चीज़ें उसकी नॉर्मल रहेंगी। नेक्स्ट है प्रॉपर डाइजेशन। तो प्रॉपर डाइजेशन का मतलब क्या हुआ, जो हेल्दी पर्सन होता है उसका डाइजेशन अगर नॉर्मल रहता है तो मतलब उसका जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं जो फूड से वहाँ पे मिलते हैं उनका एब्जॉर्प्शन एक कह सकते हैं
एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो रहा है। ठीक, नॉर्मल जो डाइजेशन होगा, नॉर्मल डाइजेशन में क्या रहता है, वहाँ पे कॉन्स्टिपेशन है, डाइजेशन है, सॉरी डायरिया है, या फिर इनडाइजेशन की कंडीशन हो गई, ये प्रॉब्लम्स वहाँ पे नहीं होती हैं। ठीक है, तो जो अगर किसी का प्रॉपर डाइजेशन वहाँ पे डाइजेशन ले रहा है तो वहाँ पे उसका एपेटाइट भी अच्छा रहेगा। ठीक है, और उसकी बॉडी को एक कह सकते हैं एवरेज अमाउंट में उसको एनर्जी मिलती रहेगी, क्योंकि एब्जॉर्प्शन होगा, डाइजेशन का डाइजेशन अच्छा होगा तो हमको फूड से एनर्जी मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट है एडिक्यूट स्लीप। एडिक्यूट स्लीप का मतलब हो गया, जो एक हेल्दी पर्सन होगा तो पर डे कितनी 7 to 8 आवर पर डे नींद लेना चाहिए उसको। ठीक है, तो वो जो हेल्दी पर्सन होगा वो इतनी नींद लेता होगा, क्योंकि अगर स्लीप क्वालिटी अच्छी है किसी पर्सन की तो उसके जो ब्रेन फंक्शन है, उसकी जो मेमोरी है, इम्यूनिटी हो गई, और जो हार्मोनल बैलेंस है या फिर फिजिकल रिकवरी होगी वो अच्छी होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं फिजिकल फिटनेस के बारे में। तो फिजिकल फिटनेस की बात करें तो किसी पर्सन की, अगर हेल्दी पर्सन की बात करें तो उसकी फिजिकल हेल्थ क्या होगी, फिजिकल फिटनेस भी अच्छी होगी। ठीक है, क्योंकि उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होगी, स्ट्रेंथ होगी, या फिर एंड्योरेंस की कंडीशन होगी, वो सारी चीज़ें वहाँ पे नॉर्मल होंगी। ठीक है, तो हेल्दी पर्सन में कह सकते हैं वो जो हेल्दी पर्सन होगा बिना ही फटीग के वो डेली एक्टिविटीज़ करेगा, एक्सरसाइज करेगा, उसकी वर्किंग इफिशियंसी बढ़ेगी। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं फिजिकल फिटनेस में। अब इमोशनल स्टेबिलिटी की बात करें तो इमोशनल स्टेबिलिटी में पर्सन अपनी क्या करेगा, इमोशंस को बैलेंस बनाए रखता है। ठीक है, ना ज़्यादा वहाँ पे स्ट्रेस उसको होगा, ना ही बहुत ज़्यादा गुस्से की बात करें, और ना ही वहाँ पे वो कोई एडवर्स कंडीशन पड़ती है तो उस कंडीशन में वो डिसअपॉइंटमेंट हो। ठीक है, डिसअपॉइंट भी नहीं होता है। ठीक है, उसका बिहेवियर, उसका कॉन्फिडेंस, उसका ये सारी चीज़ें उसकी बैलेंस्ड रहती हैं ऑल कंडीशंस में। ठीक है, चाहे वो अच्छी कंडीशन हो या फिर बुरी कंडीशन हो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड की। पॉजिटिव एटीट्यूड, अगर हेल्दी पर्सन है तो उसका जो पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है वो अच्छा रहता है। ठीक है, वो प्रॉब्लम्स का कह सकते हैं, प्रॉब्लम्स का जो प्रॉब्लम्स आएगी उसका सामना भी कह सकते हैं कॉन्फिडेंस से कर सकता है। ठीक है, और दूसरों के साथ बिहेवियर भी उसका अच्छा रहेगा, और इसके अलावा जो उसका टारगेट है, टारगेट प्राप्त करने के लिए भी वो कह सकते हैं मोटिवेशन होगा उसके पास। ठीक है, मोटिवेट रहेगा वो। तो ये सारी चीज़ें होंगी जो किस में आती हैं, वहाँ पे इंडिकेटर्स होती हैं, एक अच्छी हेल्थ की इंडिकेटर्स होते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हेल्थ। ठीक है, गुड हेल्थ के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, तो अगर किसी पर्सन की गुड हेल्थ है, क्या कहते हैं, हेल्थ अच्छी है उसकी, तो वो पर्सन फिजिकली भी फिट रहेगा, मेंटली भी फिट रहेगा, और वहाँ पे सोशली भी फिट रहता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उसकी अच्छी होंगी, और इसके साथ ही वो जो पर्सन होगा वो क्या रहेगा, डिजीज़ फ्री भी रहेगा, उसके अंदर कोई डिजीज़ काज नहीं होगी। ठीक है, उसका बिहेवियर अच्छा रहेगा, ये सारी चीज़ें वहाँ पर रहेंगी। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर उसका डिजीज़ फ्री बॉडी, डिजीज़ फ्री बॉडी का मतलब मैंने बता दिया कि हेल्दी पर्सन में वहाँ पे उसके अंदर कोई भी डिजीज़ नहीं होगी, चाहे वो कम्युनिकेबल डिजीज़ हो या फिर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हो, दोनों डिजीज़ से वो फ्री रहेगा। मेनली कारण क्या रहता है, क्योंकि उसका जो इम्यून सिस्टम रहता है वो बहुत ही स्ट्रांग रहता है। ठीक है, जिससे जो बॉडी के अंदर डिजीज़ काज करने की प्रोबेबिलिटी होगी वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, और वहाँ पे बॉडी डिजीज़ फ्री रहेगी। ठीक, नेक्स्ट है एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन्स। तो अगर कोई हेल्दी पर्सन है तो उसके जितने भी ऑर्गन्स होंगे, ठीक है, चाहे वो हार्ट हो, किडनी हो, ब्लड वेसल्स हों, लंग्स हों, तो ये सारे ऑर्गन्स वहाँ पे प्रॉपरली वर्क कर रहे होते हैं हेल्दी पर्सन में। ठीक है, तो जब तो जितने भी ये बॉडी फंक्शन सिस्टम्स हैं, अगर ये सही से कोऑर्डिनेशन इनका है तो इससे क्या होगा, वहाँ पे जो बॉडी की ग्रोथ होगी, उसकी मेटाबॉलिज्म होगी,
या उसका जो ओवरऑल परफॉर्मेंस रहता है वो भी बेटर रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं गुड फिजिकल एंड्योरेंस की। तो गुड फिजिकल एंड्योरेंस में क्या होता है, मेनली जो पर्सन है वो काफ़ी लॉन्ग टाइम से वो उस फिजिकल एक्टिविटी हो गई, वर्क हो गया, बिना किसी फटीग के वहाँ पे कर रहा है। ठीक है, तो रेगुलर एक्सरसाइज हो गया, कर रहा है, बैलेंस डाइट ले रहा है, या फिर हेल्दी लाइफ स्टाइल को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस वहाँ पे कह सकते हैं कोई एबनॉर्मल कंडीशंस डेवलप नहीं होगी। ठीक है, तो इसके अलावा नेक्स्ट है, हम बात करते हैं साउंड मेंटल हेल्थ। साउंड मेंटल हेल्थ क्या होता है? साउंड मेंटल हेल्थ का मतलब पता ही होगा क्या होता है। वहाँ पे उसकी मेंटल कह सकते हैं स्ट्रांग होता है। ठीक, उसकी मेमोरी हो गई, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी हो गई, ठीक है, इमोशनल बैलेंस की कंडीशन हो गई, ये अच्छी रहती है हेल्दी पर्सन में, मेंटल हेल्थ जिसको अच्छा कहते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेस वहाँ पे, तो जो हेल्दी पर्सन होगा तो ये जितनी भी चीज़ें हमने बताई, ये सारी चीज़ें वहाँ पे कह सकते हैं एक हेल्दी पर्सन की अच्छी रहती हैं। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो गुड मेंटल हेल्थ में जो सारी चीज़ें मैंने जैसे बताई, ये सारी चीज़ें वहाँ पे अच्छी रहेंगी। पॉजिटिव थिंकिंग रहेगी उसकी, और स्ट्रेस फ्री रहेगा। ठीक है, उनका स्ट्रेस को मैनेज करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट है हेल्दी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ठीक है, तो हेल्दी पर्सन क्या करता है, जो वहाँ पे कम्युनिटी है या फैमिलीज कह सकते हो, फ्रेंड्स हो गए, ठीक है, या कोवर्कर हो गए, तो उनके साथ सभी, चाहे जितने जितने भी पर्सन हैं, सभी के साथ वो क्या करता है, हेल्दी रिलेशनशिप बनाए रखता है। ठीक है, क्योंकि उसमें गुड कम्युनिकेशन स्किल्स रहती है, रिस्पेक्ट हो गया, कोऑपरेशन की प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है, एम्पैथी हो गई, तो ये सारी चीज़ें अच्छी रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हाई वर्क एफिशिएंसी। हाई वर्क एफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ कि जो हेल्दी पर्सन होगा उसके जितने भी वर्क होंगे सब वहाँ पे अच्छे रहेंगे। ठीक है, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है, उसकी एफिशिएंसी हो गई, उसकी प्रोडक्टिविटी हो गई, उसको वो पूरा करने की कोशिश करता है। ठीक है, जिससे क्या होगा, उसकी फिजिकल फिटनेस हो गई, मेंटल कंसंट्रेशन हो गया, एनर्जी लेवल हो गया, वो अच्छी होती है। तो इसी कारण से वो जो कर रहा है, हार्ड वर्क, हाई वर्क कर रहा है, तो उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी, वो उसको थकान भी महसूस नहीं होगी। ठीक, वो फटीग भी नहीं फील करेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एडाप्टेबिलिटी टू इन्वायरमेंटल चेंजेज। ठीक है, तो जो है, अगर हेल्दी पर्सन है तो ऐसा नहीं कि वहाँ इन्वायरमेंट चेंज हुआ और वहाँ पे उसको प्रॉब्लम्स होने लगी। ठीक है, तो एक हेल्दी पर्सन के अंदर अगर इन्वायरमेंट चेंज भी होता है तो उसका जो टेम्परेचर है, क्लाइमेट है, या फिर जो कोई भी कंडीशन हो, ठीक है, वो उसको वो अपनी बॉडी को उसी के अनुसार वहाँ पे अडाप्ट कर लेता है सारी चीज़ें। ठीक है, तो उसके अंदर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आने की कंडीशन डेवलप होने के चांसेस भी रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं जिनके कारण वहाँ पे क्या होगा, उसकी फिजिकल हेल्थ अगर अच्छी है तो उसकी एडाप्टेबिलिटी, इम्यूनिटी, होम्योस्टेसिस और मेंटल रिलायंस, ये सारी चीज़ें वहाँ पे अच्छी रहेंगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो पर्सन है वो चाहे जो कंडीशन हो, हर एक चेंज होती कंडीशंस में भी वो क्या रहेगा, हेल्दी रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं चेंज हुआ, वहाँ पे फीवर आ गया, वहाँ पे साइनस की कंडीशन डेवलप हो गई, ये सारी चीज़ें वहाँ पे नहीं होंगी। ठीक है, तो एक हेल्दी पर्सन की ये सारे इंडिकेटर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं फैक्टर्स प्रमोटिंग गुड हेल्थ। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो गुड हेल्थ को प्रमोट करते हैं? तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं जो हेल्थ को प्रमोट करने की कोशिश कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला हो गया फैक्टर्स बैलेंस्ड डाइट। ठीक है, अ डाइट कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स एंड वाटर्स इन एडिक्यूट अमाउंट्स। तो अगर वहाँ पे बैलेंस डाइट, अगर कोई पर्सन है, ठीक है, उसको हेल्थ अच्छी रखनी है, तो कौन कौन, तो उसमें सबसे पहले बैलेंस डाइट सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है।
ठीक है, क्योंकि बैलेंस डाइट से क्या होगा, वहाँ पे जो बॉडी की जितनी रिक्वायरमेंट होगी उसी के अनुसार वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो बैलेंस डाइट से हमारी जो बॉडी की एनर्जी हो गई, ग्रोथ हो गई, टिश्यूज़ रिपेयरिंग हो गई, इनमें हेल्प करती है। और जो हमारा इम्यून सिस्टम होगा वो भी स्ट्रांग होगा। ठीक है, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा तो वहाँ पे जो पर्सन होगा उसके अंदर माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हो गई। माल न्यूट्रिशन के अलावा कह सकते हैं और भी बहुत सारे डिसऑर्डर हैं, जैसे डायबिटीज़ हो गया, ओबेसिटी हो गया, ये सारी कंडीशंस वहाँ पे डेवलप नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट है रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज। तो अगर पर्सन रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करता है तो वहाँ पे रेगुलर अगर फिजिकल एक्सरसाइज करेगा तो उसकी बॉडी फिट रहेगी, एक्टिव रहेगी और हेल्दी रहेगी। ठीक है, क्योंकि उसका जो ब्लड सर्कुलेशन होगा वो अच्छा रहेगा, हार्ट स्ट्रांग होगा और वो उसकी ओवरऑल फिटनेस होगी वो भी इम्प्रूव होगी। ठीक है, तो अब इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी रहते हैं अगर उसकी वहाँ पे रेगुलर एक्सरसाइज करता तो बहुत सारी, जैसे सबसे पहले क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, इम्प्रूव्ड कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस। अगर वो रेगुलर एक्सरसाइज करता है तो उसका हार्ट हो गया, ब्लड वेसल्स हो गया, वो ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, वहाँ पे जो ब्लड सर्कुलेशन होगा वो भी अच्छा रहेगा और वहाँ पे हार्ट डिजीज़ के चांसेस भी रिड्यूस हो जाएंगे। ने इसके अलावा है स्ट्रेंथ मसल एक्सरसाइज से क्या होगा, हमारी जो मसल्स हैं, बोन्स हैं और हमारे जो जॉइंट्स होते हैं वो भी स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, और जो बॉडी की जो स्ट्रेंथ होगी, वो फ्लेक्सिबिलिटी होगी, वो भी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट है मेंटल हेल्दी बॉडी वेट। तो रेगुलर एक्सरसाइज क्या होगी, जो एक्स्ट्रा कैलोरीज होंगी उनको बर्न करके हेल्थी बॉडी वेट को इंक्रीज करेगा, बढ़ाएगा। ठीक है, तो इसमें ये हेल्प करता है और वहाँ पे जो ओबेसिटी है, ओबेसिटी को वहाँ पे रिड्यूस करता है। ठीक है, नेक्स्ट है रिड्यूसेस स्ट्रेस। तो वहाँ पे स्ट्रेस भी रिड्यूस होती है, स्ट्रेस रिड्यूस होगी क्योंकि जब एक्सरसाइज करेगा हेल्दी पर्सन, अगर एक्सरसाइज वहाँ पे करता है तो एक्सरसाइज के दौरान क्या होगा, वहाँ पे एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज होता है। एंडोर्फिन निकलेगा, एंडोर्फिन क्या होता है, मूड स्टेबलाइजिंग हार्मोन कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेस है, एंजाइटी है या डिप्रेशन होता है, इसको ये रिड्यूस करता है और हमारी ओवरऑल मेंटल हेल्थ को ये क्या करता है, मेंटल हेल्थ को अच्छा करता है। ठीक है, उसको बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, तो और बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं जिनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में। ओके क्लास, थैंक यू।